मीडिया बोल रहा है कि शुरुआत हम करेंगे और शुरुआत करेंगे खबर के साथ, और वो खबर है मेजर ने उगली आग, कब्जे का राग। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। हाल ये है कि इस्कॉन मंदिर में हमलों और हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की चिंता उसे और बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में बांग्लादेश सरकार ने इन घटनाओं की जांच का वादा भी किया, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। इस हिंसा को लेकर के बांग्लादेश में सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है, और इन सब के बीच में बांग्लादेश के सेवानिवृत्त मेजर शरीफ ने विवादास्पद एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका भी उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। उनका दावा है कि बांग्लादेश के पास 30 लाख छात्र हैं जो उनके साथ हैं। मेजर शरीफ का यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। मेजर शरीफ ने यह कहा कि मैं भारत को यह कहना चाहता हूं कि हम 4 दिनों में सब कुछ हल कर लेंगे। हमारी सेना मजबूत है, हमारे लोग हमारे साथ है, और कोई भी शक्ति ऐसे हमें रोक नहीं सकती है। तो वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर हिंदुस्तान में साधु संतों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। यहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एक बार फिर चेतावनी दी गई है और हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की गई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश इस समय आईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए, और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो सुना आपने यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अशांति के मद्देनजर घुसपैठ और दूसरे अवैध क्रियाकलापों को रोकने और भारतीय किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पास अपने जवानों को तैनात किया है। शुक्रवार से जवान आधिकारिक तौर पर रानीनगर थाना इलाके के राजनगर सीमा के पास जीरो लाइन पर ड्यूटी करते दिखाई दिए हैं। बीएसएफ ने यहां किसान सहयोग उत्सव के नाम से एक समारोह भी आयोजित किया है। तो वहीं आपको बताएं कि सीमावर्ती इलाकों के किसान जीरो लाइन के पास खेती करने जाते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई जगह तारबंदी यानी कि बाढ़ जो है वो नहीं होने से अक्सर बांग्लादेश के जो बदमाश हैं और तस्कर जो है वो रात के वक्त में अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होकर के चोरी छिपे फसल काट करके लेकर के चले जाते हैं। तो साथ ही किसानों को खेत में काम करने के दौरान भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जवानों की तैनाती से किसानों को काफी सुविधा होगी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले के विरोध का असर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी देखने को मिला। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की रिहाई और वहां पर रह रहे हिंदुओं पर लगातार उत्पीड़न, प्रताड़ना और हिंसा के विरोध में गाजियाबाद में प्रचंड विरोध किया गया है। तो इन सब के साथ विरोध प्रदर्शन में जुटे लोगों ने हिंसा के खिलाफ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने की भी बात कही है। और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि नोएडा के सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन मंदिर के पीछे ग्राउंड में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू और अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने कई बार सीनियर नेता भी उसमें मौजूद रहे हैं, और इन सब के साथ साधु संत भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं और उनका पूरा सहयोग और समर्थन रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो पाए, इसको लेकर के सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर के एक्शन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ सनातन लोगों के साथ हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग आक्रोश आज व्यक्त कर रहे हैं। लगातार अगस्त से करते आ रहे हैं और आज ये महाजन आक्रोश है। लोग आपने देखा ही होगा कितने लोग यहाँ एकत्रित थे। तो ये इसीलिए है कि इस सनातन संस्कृति की रक्षा हो और सरकार उसका माध्यम बने और बांग्लादेश के जो ऐसे सभी आतताई लोग हैं उनको वहाँ पर सबक सिखाया जा सके। को जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार भी फिर सचेत होने लगती है, सरकार भी फिर लोगों की वाणी में बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। शेख हसीना को भी उन्होंने इसी में टारगेट बनाया कि उनको यहाँ से भगा देंगे और जो धांधलियों के विरुद्ध जो बच्चों की सेनाएं, वहाँ के युवाओं की सेनाएं बना के निकाली, तो उसके दो उद्देश्य थे। एक तो हिंदू समाज का खात्मा करना जो उन्होंने कहा है, और दूसरा शेख हसीना को हटा देना जिससे कि वहाँ पे उनकी अपनी सत्ता कायम हो सके, जो लोग कट्टरपंथी हैं उनकी सत्ता कायम हो सके। हमारा ये कहना है कि देश की आम जनता को सबसे पहले बायकॉट बांग्लादेश, बायकॉट बांग्लादेशी और बायकॉट मेड इन बांग्लादेश शुरू करना चाहिए। कुछ भी सामान खरीदे तो वो उसमें बांग्लादेश में बना हुआ ना हो। काम कराएं, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए तो पहले कंफर्म कर ले वो बांग्लादेशी ना हो और पूरी तरीके से बांग्लादेश का बायकॉट करे। बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में मकान, दुकान, खेत खलिहान को कब्जा किया जा रहा है। हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिख है, पूरी तरीके से वहां उनको भगाने की पूरी तैयारी चल रही है। और जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई वहां पे 50 लाख मुश्किल से जमाती हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो वहां मुस्लिम तो 16 करोड़ हैं, बाकी सारे 15 करोड़ और साढ़े 15 करोड़ मुस्लिम जो बचे हुए हैं, जो ठीक है, जिनको लगता है वो ठीक है, वो अपने पड़ोसी हिंदुओं की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है। सीधे तौर पर भले ही बांग्लादेश के इस्कॉन ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन वहीं आपको बता दें कि देखिए यहां पर हिंदुस्तान में किस तरह से सबका समर्थन चिन्मय कृष्णदास को प्राप्त हो रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और बात हम इंडिया गठबंधन की यहां पर करेंगे। तो इंडिया गठबंधन खास तौर पर जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन है उसे लेकर के राहुल गांधी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वैसे तो बीते 2 महीनों के अंदर 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन 2 राज्य ऐसे रहे जहां कांग्रेस के प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से इंडिया गठबंधन पिछड़ गया है। और इसी को देखते हुए ममता ने न केवल निराशा जाहिर की बल्कि सीधे कह दिया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई वो कर सकती है। बड़ी बात यह है कि इसे लेकर के गठबंधन के बाकी दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी सहमति भी जता दी है, लेकिन कांग्रेस को यह बात चुभ रही है। बात कुछ हद तक सही भी है। जिस तरह का मैनेजमेंट कांग्रेस का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा है वो कहीं ना कहीं हार की एक बड़ी वजह बन गया है। चाहे वो लोकल लीडरशिप की बात हो, उसकी जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा किया गया, बिना गठबंधन की नब्ज टटोलने वाली सीटों के लिए अड़ना और सहयोगियों के लिए सख्त रवैया अपनाना, ये सारी ऐसी बातें रही जो चुनावों में उसी के खिलाफ चली गई हैं। तो वहीं राहुल गांधी समेत आला कमान इसे लेकर के नर्म रुख या फिर खामोशी, अब जो ये मुद्दा है वो बन चुका है। ऐसे में गठबंधन के बाकी लोग राहुल को लेकर के भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। हर चुनाव में इंडिया गठबंधन को पहले से बड़ा झटका लगा, दूसरे सहयोगों को रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट अब बीएमसी चुनावों में कोर हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी ने खुद एमवीए से ही अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ आपको ये बताया, देखिए एनसीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता शरद पवार भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने भी ममता के बयान से सहमति जता दी है। शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि वो एक सक्षम नेता हैं और उन्हें विपक्षी गठबंधन पर नेतृत्व करने की इच्छा जताने का अधिकार भी है। तो इन सब के साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए इंडिया ब्लॉक की अगुवाई वाली दोहरी भूमिका निभा सकती है। यानी आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी का कद इंडिया गठबंधन में कितना बढ़ जाएगा अगर यहां पर सबकी सहमति बन जाती है।
हालांकि बीजेपी ने इस पर तंज जरूर कसा है। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और दूसरी तरफ से कांग्रेस नेता राशिद अलवी, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है वो सबके सब लोग राहुल गांधी को बालक बुद्धि समझते हैं। ये अजीब विडंबना है कि जो लोग जनता का समर्थन जीतने की बात करते थे आज वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र में छोड़ती है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस लड़ती है, टीएमसी कांग्रेस का अपमान करती है, कांग्रेस टीएमसी का अपमान करती है। ये घमंडिया खिचड़ी गठबंधन जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जब भी कोई चुनाव खत्म होगा ये आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू होंगे। पर इन सब में कॉमन बात ये है कि ये सब मानते हैं कि 80 बार रिलॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी जी पॉलिटिकली एक बालक बुद्धि है। इसीलिए देश की जनता हमेशा निर्णय करती है कि जो आपस में लड़ते हैं, जो आपस में एक दूसरे की राजनीतिक टांग खींचते हैं, उनको विपक्ष में ही बैठाना है। ममता जी का कहना है कि इंडिया की लीडरशिप उनको दी जाए। मेरा कहना है कि इंडिया में कोई एक पार्टी नहीं है, इंडिया एक बड़ा अलायंस है। इसको कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, ये फैसला सबको मिलकर करना होता है। ये कोई एक पार्टी या एक नेता तय नहीं कर सकता। इंडिया के जितने एलाइज हैं वो सब एक साथ बैठ के तय कर सकते हैं कि कौन लीड करेगा। और देखिए यहाँ पर राशिद अलवी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि इंडिया अलायंस जो है कई पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन है और हर पार्टी यहाँ पर जो बैठ करके विचार करे कि इसको लीड कौन करेगा। लेकिन खुद कांग्रेस अपने लीडरशिप को छोड़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता है। इन सब के साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने बाबरी मस्जिद को लेकर के एक्स पर पोस्ट करते हुए 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की तारीफ कर दी थी, जिससे सपा विधायक अबू आजमी बिफर गए थे। और अब इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सपा के कुछ नेता बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो वहीं देखिए महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ के अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। और देखिए कांग्रेस के पूर्व नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और खास तौर पर उनके निशाने पर राहुल गांधी होते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और देखिए लीडरशिप किसकी होगी इसको लेकर के न सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बल्कि कई दूसरी पार्टियों के नेता भी इस संकट को लेकर के अपनी राय रख रहे हैं। कुछ इसी तर्ज पर AIMIM के नेता और पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने भी अपनी बात को रखा है। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करने की बात कही है। हालांकि सच ये है कि AIMIM का इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
ममता बनर्जी चाह रही हैं वो नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन को लीड करें। मुझे लगता है कि पूरे भारत में मुसलमान ममता बनर्जी को कबूल नहीं करेंगे। उसकी वजह साफ है। वजह यह है कि ममता बनर्जी पहले भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह चुकी हैं। ममता बनर्जी कब अपने फायदे के लिए पलट जाएंगी ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ ममता जानती हैं। पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान दोनों जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो ममता बनर्जी की लीडरशिप में नहीं जाना चाहेंगे। तो लबो-लबो अब यही समझा जा सकता है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन से आवाजें बुलंद हो रही हैं। अगर हम बात उद्धव ठाकरे की करें, देखिए हिंदुत्व की बात करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बात अगर हम यहां करें असीम वकार की, तो वो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हम बॉर्डर की कर लेते हैं। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच के लिए तैयारी की कोशिश की थी। 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ा, लेकिन हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इस तरह से जो है शंभू बॉर्डर अलग अलग बॉर्डरों से दिल्ली कूच की तैयारी थी। तकरीबन 101 जो जत्था है किसानों का वो जाने की यहां पर तैयारी में था। उन सबके साथ देखिए प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च स्थगित कर दिया है। फिलहाल दिल्ली कूच स्थगित करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान किसान नेता ने सरवन सिंह पंढे ने यह कहा है कि बैठक के बाद हमने जत्थे को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा की ओर प्रवेश करने की कोशिश की है। हमें पता था कि 101 किसानों का जो जत्था है वो हरियाणा पुलिस का सामना करने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि उनके पास प्रचार की शक्ति है, वे प्रचार कर रहे हैं, हमारे पास हथियार है। और किसान नेता ने कहा कि आज मीडिया कर्मियों को विरोध स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का चलता रहेगा आंदोलन। और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया है। क्योंकि 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये धोखा किया गया। किसान अपनी राजधानी में जाना चाहता है, अपने प्रधानमंत्री से अपनी मांगों को मनवाना चाहता है, तो सरकार हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो हम पहले वो बोल रहे थे कि आप ट्रैक्टर लेके जाते हो, मॉडिफाई किए हुए हैं, आपने बुलडोजर बना रखे हैं, उसमें हथियार हैं। अभी है कि हमने ये प्लान किया कि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल नंगे हाथ जिसको कह सकते हैं वो जा रहे हैं, निहत्थे। तो अभी भी हमको नहीं जाने दिया जा रहा। इसका मतलब क्या है कि सरकार की मंशा जो है उस पर सवाल है, उसकी नीयत में उसकी में खोट है, इसलिए हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। हमारी तो सिर्फ हमारी जितनी मांगे हैं उसके लिए सरकार मीटिंग बुलाए, अलग से बुलाकर हमारी मांगों को पूर्णता से माने, तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो किसानों का जत्था रविवार की दोपहर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लगाए गए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के जरिए जल्द ही किसानों को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। बैरिकेड्स पर पहुंचने के बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का भी सहारा लिया गया। तो वहीं अंबाला पुलिस ने पहले कहा था कि किसान संगठन राष्ट्रीय राजधानी प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही दिल्ली कूच कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली में मार्च जो है वो कर सकते हैं। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी की तरफ से, यानी उनकी पार्टी की तरफ से नेता गौरव वल्लभ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है, उनसे बात करने के लिए हम इच्छुक हैं। मैं आग्रह करूंगा देश के अन्नदाताओं से, देश के किसानों से, कि हमारी सरकार उनकी बहुत इज्जत करती है। उनके सारे मुद्दों को टेबल पर बैठ के सुलझाने के लिए हम तैयार हैं। आपसे आग्रह करूंगा, और वो भी चंद किसान लोग हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि कुछ राजनीतिक दलों के हाथ के आप मोहरे मत बनिए।
उनके हाथ की कठपुतली मत बनिए। वो अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं। आपके जो भी मुद्दे हैं, भले विशेषज्ञ हो, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कृषि वैज्ञानिक हो, हम टेबल पर बैठ के उन सभी मुद्दों पर बात करके सुलझाने को तैयार हैं। आप राजनीतिक पार्टियां, और वो भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनको देश के लोगों ने नकार दिया है, आप उनके हाथ के मोहरे मत बनिए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लगातार कांग्रेस घेर रही है। क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है वो भी सुनाते हैं। पुलिस क्यों रोकना चाहती है? अगर किसान दिल्ली आना चाहते हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास नहीं आ सकते? पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या कारण है? क्यों दिल्ली आने देना नहीं चाहते? क्या प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रही ये बात? बार बार बयान देते हैं कि हम किसानों के हितों को सामने रखकर फैसला करते हैं। बार बार कहते हैं हम किसानों की आमदनी को दुगना कर रहे हैं। उनकी आमदनी ही आपने खत्म कर दी है। जितना एजिटेशन बीजेपी की सरकार में किसानों ने किया है, इतना एजिटेशन पिछले 75 सालों में किसानों ने नहीं किया है। ये सरकार किसान दुश्मन सरकार है। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।